नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं और मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शो की शुरुआत हम गोल्ड से करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड रैली चल रही है। गोल्ड की अगर चाल की बात करें तो फरवरी का जो निचला स्तर था वहाँ से 10,000 रुपये से ज़्यादा गोल्ड महंगा हो चुका है। अगर पिछले 6 महीने में अक्टूबर के लो से देखें तो 12,000 रुपये से ज़्यादा तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है। 9वां दिन है जब गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाया। लगातार 9 सत्र से गोल्ड में रिकॉर्ड बन रहा है। तो इसलिए अब लोगों के मन में सवाल है कि रिस्क कितना हो गया है, क्या ये तेज़ी टिकाऊ है, और अब लोग जानना चाहते हैं कि तेजी की वजह क्या है। क्योंकि इस तरह की सरप्राइज रैली और इतनी लंबी रैली, इतनी रिकॉर्ड रैली अभी तक कभी बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब देखने को मिलता है। ऐसे में ये पहचानना बेहद ज़रूरी है कि सोने की खरीदारी कहाँ से हो रही है, क्योंकि सभी खरीदार और सभी खरीदारी एक समान नहीं होती है। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की लोग बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। सेंट्रल बैंक जनरेशनल व्यू ये माना जाता है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी अगर होती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में, यानी आपका सोना है, यानी वो जो तेज़ी है वो टिकाऊ तेज़ी होगी। लेकिन क्या उन मजबूत हाथों में ही है सिर्फ, या फिर शॉर्ट टर्म में ये आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन के तौर पर एक बाइंग हो रही है? दोनों तरह के व्यू हो सकते हैं। या तो स्पेकुलेटर्स की खरीदारी से ये तेज़ी आई है या सेंट्रल बैंक की, ये किसी को पता नहीं है। सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, जिनका जैसा व्यू था उस हिसाब से। गोल्ड के बारे में एक और चीज़ बता दें, जब हमने पिछले साल दिवाली में हमने पोल किया था तो देश के जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने 65-66 हज़ार के आसपास का टारगेट दिया था। कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी थे उन्होंने इससे कम का भी टारगेट दिया था। वो टारगेट कब के अचीव हो चुके हैं? मार्च के में ही अचीव हो गए थे। जनवरी नए साल में, इस साल हमने जब टारगेट लिया था उस दौरान भी यही टारगेट दिए जा रहे थे। ये किसी को नहीं पता था। इसे पहचान न होने पर के तेजी के ज़्यादातर दलील अपने अपने दे रहे हैं। ब्लैंक कैनवस कह सकते हैं, जो लोग अपना फेंक रहे हैं और उस हिसाब से अपने पसंदीदा फंडामेंटल्स के साथ इसे जोड़कर बता रहे हैं। लंबी लिस्ट है इस तेजी की। चाइनीज बाइंग कह रहे हैं, जेनजेड वहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों का जो डी डॉलराइजेशन का थीम चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है, उसकी बातचीत चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि बैंक्स यहाँ पर कवरिंग कर रहे हैं। तो लंबी लिस्ट है। कुछ इस तेजी को रियल इन्फ्लेशन रेट्स से जोड़ रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी आ सकता है। कोई यूएस में सिविल वॉर की बातचीत कर रहा है, तो कोई यूएस का डेट लेवल की बातचीत कर रहा है। इस तरह के नैरेटिव लगातार हर एक्सपर्ट्स अपना अपना सेट कर रहे हैं। लेकिन वाकई ये पहचानने की ज़रूरत है, क्या इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? क्या सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है? अगर सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है तो रिकॉर्ड पिछले 2 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे और फरवरी के जो बाइंग के जो डेटा आए हैं वो सिर्फ उन रिकॉर्ड, तो मंथली रन रेट के आधार पर सिर्फ वो सिर्फ 14% है। तो इतनी तेजी कहाँ से आ गई? फिजिकल डिमांड की अगर बात करें तो यूएस और यूरोप, यहाँ से फिजिकल डिमांड पूरी तरह से गायब है। यूएस में मिंट सेल्स की जो बिक्री है, वहाँ ईगल गोल्ड जिसे कहते हैं, उसकी बिक्री पिछले साल से 96% कम है। पर्थ में जो मिंट के जो सेल्स के जो नंबर आ रहे हैं वो 5 साल से भी ज़्यादा के निचले स्तरों पर है। मैं यहाँ पर कई एग्जीबिशंस गया था पिछले हफ्ते। कई सारे यहाँ के जितने बड़े एसोसिएशन हैं उन्होंने जो एग्जीबिशंस कराए थे, सब एग्जीबिटर्स यही कह रहे थे कि यहाँ पर उनके स्टोर्स खाली है। अचानक आई तेज़ी से कोई भी खरीदार नहीं आ रहा है। 2 दिन हो गए थे, बेंगलुरु में मैं गया था तो वहाँ पर 2 दिन हो गए। देश के सबसे बड़े सिल्वर ज्वेलर जो थे उनका कहना था कि 2 दिनों में एक भी ग्राहक यहाँ पर नहीं आए हैं। इस तरह की स्थिति है, उसके बाद भी ये तेजी है। अब सवाल ये भी है, कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कॉमेक्स पर और सीएमई पर जिस तरह के ऑप्शंस के नंबर आए थे, कॉल ऑप्शंस में जिस तरह की पोजीशन बनी थी 2300 से 2500 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस की, उसका भी असर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन वो एक्सपायरी होगी, वो पोजीशन कटेंगे, फिर बाजार का क्या होगा? तो ढेरों सवाल है। ये मानकर तो चलना होगा कि ये जो तेजी आई है ये टेक्निकल तेजी है और इसके फंडामेंटल के 2 आधार नहीं है। ये सब लोगों को पता है, और इससे हर किसी को ये भी पता है कि ये तेजी सेंट्रल बैंक की खरीदारी की वजह से नहीं आई है। तमाम चीजें चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड अब कितना रिस्की होगा इस तरह की तेजी के बाद? आप क्या सलाह देंगे?
विशमन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपने समझाया है और यही चीज हम लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टॉप बन रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, यहाँ पे गोल्ड है। इसके लिए यहाँ पे स्पेकुलेटिव मूव भी है, साथ में एक यूफोरिया आया है। और मिडिल ईस्ट टेंशन, काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी दिनों से थे, ये इरप्शन हुआ है। और कुछ लार्ज जो पोजीशंस होल्डिंग थी वो रिसेंटली यहाँ पे बनी थी कॉमेक्स में भी। वो भी एक रीजन है। ऑप्शन ट्रेड का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। मेरी सलाह ये रहेगी कि चाहे अब यहाँ से $2500 का ही बात हो या $2450 की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसके बाद जब करेक्शन आएगा तो वो काफी स्टीप करेक्शन होगा। और 3500 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड करेक्ट होता है, तो फिर ये जो टॉप आएगा, ये टॉप आना काफी मुश्किल रहेगा, काफी महीनों तक हो सकता है कि यहाँ पे ना आए। और वहां पे बाय पोजीशन में ट्रैप होंगे और काफी दिनों तक ट्रैप यहाँ सकते हैं ट्रेडर्स। और वो बन जाएगी एक पोजिशनल ट्रेड और वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, रोल ओवर होता रहेगा नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि भले ही यहाँ पे आप मान के चले कि 72,500 या 73,000 तक गोल्ड अपसाइड आएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पे बाइंग काफी रिस्की हो गई है। अगर आपको बाइंग करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ करनी है। बाइंग करनी है, इंट्राडे आप बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन ना तो बाय पोजीशन को यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड करिए, या ना यहाँ पे सेल पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे की मूव हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अगर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएं वो ज्यादा बढ़िया है। अगर किसी को यहाँ पे किन्हीं को यहाँ पे करना है इंट्राडे ट्रेड, तो बिल्कुल सतर्कता के साथ स्टॉप लॉस लगा के 71,600 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 71,850 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,500 का। मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया है ताकि स्मॉल लॉस के साथ भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अप है। तो मेरी सलाह है पोजिशनल बायर्स को यहाँ पे फिर से करेक्शन का वेट करना चाहिए। जो रैली 2024 के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड थी, वो ऑलरेडी यहाँ पे उससे ज्यादा रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फर्स्ट हाफ में आई है। इसके बाद अगर एक करेक्शन फेज आएगा तो मुझे लग रहा है कि काफी दिनों तक, 2 से ढाई महीने तक गोल्ड एक कंसोलिडेशन में आ सकता है और फोर्थ क्वार्टर में ही जाके फिर हम नेक्स्ट मूव देखेंगे। तो काफी तैयारी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होगी और बहुत रिस्की और एग्रेसिव बाय नहीं करना होगा, क्योंकि वहां से जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे तो यहाँ पे लगातार हो सकता है कि 3-4% का डाउनसाइड हम लोग एक दिन में आता हुआ देख लें। ओके, बिल्कुल सही, आपने सही तरीके से कहा। तो एक तरह से दिनेश जी, क्या हम कह सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म तेजी के ट्रेंड में है गोल्ड और लॉन्ग टर्म में मंदी का ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर गोल्ड में? आप क्या कहेंगे? जब वर्टिकल वाइज आती है विश्व मोहन जी, उसमें टॉप एकदम से पकड़ना ऐसा काफी मुश्किल जाता है और इसमें आसान भी नहीं रहता कि ये टॉप कह दिया जाए। मतलब लोगों के ये कह रहे थे कि 67 68 दैट शुड बी टॉप, उसके बाद 70 हुआ, उसके बाद 72 हुआ। तो टॉप जहां तक रिवर्स समझ नहीं आता, हमें टॉप ये नहीं कहना चाहिए कि यही टॉप है या यही बॉटम है करके। अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री देखते हो तो हर 5 साल के बाद में इसमें विस्फोटक तेजी आती है। पहले 2014 तक आया, फिर 2019 के आया, फिर आज 2024 है। तो मुझे लगता है ये जो रैली है, ये मोमेंटम इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, ना ही खत्म होगा। करेक्टिव फेज आते रहेंगे, डिप आते रहे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 74 400 74 500 के लेवल हम जल्दी देख नहीं सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अगर कोई कॉल लिया जाए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन डेटा है, साथ ही साथ एफओएमसी की मीटिंग भी है और कल हमारे यहाँ मॉर्निंग सेशन में छुट्टी भी है। तो कैरी और पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए निश्चित तौर से, क्योंकि इंट्राडे ही 500-600 रुपए की इतनी चाल आ जाती है कि आप कैरी ना भी करें तो सेम रेट सेकंड डे आपको मिल जाते हैं। तो ओके, सोमानी जी, कॉल जो है मेरी जी सोमानी जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने जो फैक्टर जो अब तक गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो अभी सब विपरीत है। चाहे वो यूएस के ब्याज दरों को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं कि कब ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, डॉलर में कोई कमजोरी आई है, बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं, अगर फियर फैक्टर इंडेक्स देखें तो वो भी सबड्यूड है, उसके बाद भी यहाँ पर दाम को सपोर्ट मिल रहा है। तो वे कौन से ऐसे फैक्टर्स है? और आप लोगों के साथ ही हमने पोल किया था, देश के जितने ब्रोकर्स थे किसी ने भी इस तरह के लेवल्स और टारगेट नहीं दिए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। विश्व मोहन जी, मेरा ये मानना, जो मैं टेक्निकल डीपली स्टडी करता हूँ, कि टेक्निकल मूव्स वे अहेड ऑफ द फंडामेंटल। पहले रैली आती है, उसके बाद में रीजंस आते हैं। तो हो सकता है कि जो रैली, जो स्मार्ट मनी है, ये ऑलरेडी इन हो चुका है, स्मार्ट मनी ने प्राइजेस को ऊपर पुल कर दिया है, रीजंस में कम लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजंस के तर्क वितर्क में ना जाते हुए टेक्निकल को पहले फॉलो करें। रीजंस आने के बाद उसमें से भले आप स्टॉप लॉस से मेंटेन करें या फिर आप देखिए कि शायद रैली आपको कहां तक एक्सटेंशन मिलता है। चलिए, आपका अपना व्यू है, सही बात है। और किशोर सर, आप बताइए आपका व्यू क्या है गोल्ड को लेकर? जिस तरह की तेजी दिखी थी, क्या आप लोगों ने अनुमान लगा रखा था कि इस तरह की तेजी आएगी, और अब यहां से क्या सलाह दे रहे हैं आप?
या विश्वमोहन, हम लोग काफी समय से $2400 का टारगेट आपको अगर देखेगा तो 3 क्वार्टर से पहले अपना क्वार्टरली रिपोर्ट में जो हम लोग $2400 का तेजी बरकरार रखते हुए देख रहे थे। तो उसका टाइम फ्रेम क्या था सर? टाइम फ्रेम मार्च अप्रैल था या साल अंत तक का था? टाइम फ्रेम साल अंत का होता है। तो ये कुछ जल्दबाजी नहीं हो गई सर? मार्च अप्रैल सेकेंड हाफ 2024 हम लोग टिपिकली वो देख रहे थे। बट ये जो रैली अभी हुआ, अभी का जो रैली का कोई विश्वमोहन, कभी भी आपको रिसर्च में अगर देखे ना, आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टाइम नहीं। कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता टाइम कभी आएगा। प्राइस आ सकता है। सो प्राइस आने के लिए आपको फैक्टर्स होते हैं कि ये फैक्टर्स हम डिस्काउंट कर रहे हैं। ये फैक्टर ये जो आपने एनालाइज किया और आप एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आया, उस लॉजिक के हिसाब से चला मार्केट, तो आपका ये रेट आना चाहिए। जो लॉजिक था सबका कि गोल्ड में तेजी आना चाहिए, वो लॉजिक था कि रेट कट्स होंगे। बट रेट कट्स हुआ नहीं है अभी तक, फिर भी गोल्ड में तेजी आ गया है। एंड रेट कट का जो उम्मीदें थे, जो 4 रेट कट होगा 2024 में, वो घट के 3 हुआ। अभी 3 से घट के 2 रेट कट का बाजार चल रहा है। अभी भी एक भी रेट कट हुआ नहीं है। हालांकि 2 रेट कट की उम्मीद पे बाजार खड़ा है, उसके बावजूद भी गोल्ड में रैली हुआ है। वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर काफी एनालिस्ट, सभी एनालिस्ट को है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो रेट कट्स में हुआ था। बट उसके बावजूद में लेवल्स तो आ गया है। तो ये बोल सकते हैं कि लेवल्स प्रेडिक्ट किया है, कोई भी समय प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कोई रिसर्च एनालिस्ट का बस की बात नहीं है कि कभी आएगा लेवल, कि आप जो क्वेश्चन ओके। क्या आएगा, अप्रैल एंड तक क्या आएगा, वो एक्चुअली आप पूछते हैं तो काफी एनालिस्ट बोल देते हैं, बट किसी को पता नहीं कि इस फलाना डेट में क्या लेवल आएगा। सर, इस तरह के एक सिनेरियो 2000 के आसपास भी देखने को मिला था। इस तरह की तेजी आई थी जहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकड्रॉप के आधार पर इस तरह की तेजी आई थी। आपको क्या लग रहा है? अभी हमें तो पता नहीं है कि किस क्वांटिटी में वहां पर खरीदारी या हो रही है और उनके एक्सपायरी डेट क्या है, कौन कौन से स्ट्राइक पे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जब एक्सपायर्ड होंगी तो क्या एक ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं, उस तरह की गिरावट भी संभावना बन रही है? किशोर साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस मामले में, इस बाजार को देखकर? मुझे ज्यादा गिरावट गोल्ड में नजर नहीं आता है। सिल्वर में आपको कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है, बिकॉज सबसे बड़ा रीजन जो है गोल्ड चलने में है, वो चाइनीज एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड, स्पेशली सेंट्रल बैंक। सारे सेंट्रल बैंक्स काफी हद तक गोल्ड खरीदना बंद किया है। बट मेरे जो चाइनीज सेंट्रल बैंक जो है, लगातार 17 महीने से लगातार गोल्ड का एक्यूमुलेशन करते हुए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं, आप अगर रशियन आउटलुक अगर देखेंगे, तो रशियंस जो यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन लाने से पहले आप देखेंगे तो रशियन सेंट्रल बैंक भी काफी हद तक गोल्ड एक्यूमुलेट किया था। प्रॉबेबली उन लोग ये मूव को एंटिसिपेट कर रहे थे कि जब भी मैं यूक्रेन में अंदर घुसता हूं तो प्रॉब्ली मेरे ऊपर सैंक्शंस आएंगे। डेफिनेटली मुझे डॉलर रिलेटेड इकोनॉमी से कट ऑफ हो जाएगा, स्विफ्ट से कट ऑफ हो जाऊंगा मैं, सैंक्शंस आएगा तो मैं डॉलर से कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट इसमें जाना चाहिए। तो गोल्ड वाज अ स्ट्रेटेजी वेयर रशिया हैज अडॉप्टेड, कि जहां पे मैं गोल्ड एक्यूमुलेट करते जाऊंगा, बिकॉज मेरे को डॉलर से ज्यादा मैं गोल्ड में ट्रेड कर लूंगा। आगे जाकर पेमेंट्स को मैं कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लूंगा। कहीं ना कहीं चाइना भी देख रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएस, एंड चाइना का ताइवान को रिलेटेड स्ट्रेटेजी कुछ आगे 3-4 साल के आगे उनका कुछ मसला इसमें बढ़ सकता है। उसके वजह से आज से ही उन लोग डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व्स को ये कंटिन्यूअसली और बिल्ड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और 1 साल 12 महीने या 18 महीने ये कंटिन्यूअसली गोल्ड का इन्वेंटरी बिल्ड करते जाएगा, वो एक सपोर्ट जो है गोल्ड का बने रहेगा। सो दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम एनी डीप करेक्शंस। आपको 10-15% करेक्शंस का वो तो कॉमन है, मार्केट में करेक्शन तो आना ही चाहिए, बट एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करेगा चाइना का एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी। तो यानी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं दिख रही है। और सेंट्रल बैंकों की जो 19 टन की खरीदारी फरवरी के महीने के जो डेटा है, अगर आप उस डेटा को देखें तो पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड सेंट्रल बैंकों की बाइंग है, तो मंथली आधार पर वो सिर्फ 14% है। इतनी तेज़ी जब रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुए थे उस दौरान भी नहीं आई थी। जब हमास और इजराइल के वॉर शुरू हुए तो वो भी तेज़ी नहीं दिखी थी। अब सिर्फ बयानबाजी और अटकलें हैं, उस पर इतनी तेज़ी आ रही, तो इसलिए सवाल उठ रहा है। इसलिए गांधी
पर भी राय ले लेते हैं। चांदी 83,000 रुपए के ऊपर टिक गई है। दिनेश जी, क्या लग रहा है, चांदी 83,000 रुपए के ऊपर क्या करे, खरीदें या बेचे? अभी इसका सर अपसाइड मोमेंटम जो है मुझे लगता है 83,740 83,750 ये लेवल तक ही है। तो 1,000 रुपए की खरीदारी के हिसाब से अगर कोई करना चाहे इंट्राडे में तो उसको खरीद सकता है। 82,750 के आसपास खरीदे, 82,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है और 83,700 750 के आसपास इसको टोटल एग्जिट करना चाहिए, जो एक बड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां से डीप करेक्शन आ सकता है। इंट्राडे के हिसाब से ही बाय करें और पोजिशन जो है मुझे लगता है कि वहां पर एक बार शॉर्ट किया जा सकता है 83,750। ओके, किशोर सर, आपकी राय चांदी पर? आई थिंक शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसमें मोमेंटम बना रहेगा। 83,500 तक आपका अपसाइड है, तो उसमें खरीदारी करके चल सकता है। बट आई थिंक मीडियम टर्म बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रहे हैं चांदी में। आई थिंक जो हम लोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी निकाला है कि चांदी अब की पार 1 लाख पार करके, आई थिंक लाख रुपए के आसपास का टारगेट्स आप एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। इनिशियली 92,000 94,000 तक भी आएगा। डॉलर मार्केट में अगर देखें $32 $32.5 के आसपास का आपका इंडियन लेवल से आएगा 92,000 के आसपास। एंड हमारे हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है $34 to $36 तक, जहां पर आपको मोमेंटरीली आपको लाख रुपए के ऊपर सिल्वर जा सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी भी रखना चाहिए, बिकॉज सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो रिटर्न्स के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है, तो वो संभाल के करना चाहिए। ओके, तो चांदी पर भी व्यू जान लिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटी पर आपके लिए राय लेकर आएंगे। Powered by Canara Bank. Together we can. हर खबर आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इन द जंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long-lasting. Presenting Trust MF Flexi Cap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। 1 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जिंक है और कॉपर भी 14 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है। किशोर सर, क्या हो रहा है बेस मेटल्स में? कहां पर और तेजी आपको लग रही है कि और तेजी दिख सकती है? आई थिंक मेटल्स में थोड़ा बहुत जो चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉब्ली ये तेजी आपको कॉपर में और जिंक में थोड़ा सा बेहतर लगता है मुझे। जिंक में अगर देखें तो 240 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 236 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट 247 248 के आसपास रख सकते हैं। जहाँ कॉपर की सवाल है 820 के आसपास इसमें अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। टारगेट आप रख सकते हैं 828 के आसपास और 816 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, 816 के स्टॉप लॉस और 828 के टारगेट के लिए आप कॉपर खरीद सकते हैं और 248 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर जिंक खरीदने की सलाह है। वंदना जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, तो 823 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 830 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 820 का। और मुझे लग रहा है कि अगर पोजिशनली भी यहाँ पे बाइंग में जाते हैं तो एक बार 840 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है कॉपर में। 840 तक भी जा सकता है। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कॉपर खरीदें। दिनेश जी, आप क्या मानते हैं बेस मेटल्स में कहां आपको तेजी और बाकी दिख रही है अभी? दिनेश जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। ब्रॉड बेस रैली आ रही है। आप इक्विटी मार्केट देख लीजिए, बुलियन देख लीजिए, बेस मेटल्स देख लीजिए, एनर्जी देख लीजिए, सब चौतरफा बाइंग आ रही है। मुझे लगता है बहुत समय के बाद में जिंक में एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, एलएमई में भी ब्रेकआउट आया है, इंडियन मार्केट में भी 236 का बड़ा मेजर ब्रेकआउट आया है।
मुझे लगता है 240 241 के रेंज में जिंक पोजिशनल बाय किया जा सकता है, 255 के टारगेट देके जा सकते हैं और मात्र 234 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, फेवरेबल है। मुझे लगता है जिंक टॉप पिक रहना चाहिए आने वाले नेक्स्ट वीक। ओके, जिंक टॉपिक रहना चाहिए, 255 रुपए तक जा सकता है। पोजिशनल व्यू जिंक को लेकर है। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। 2 दिनों की नरमी के बाद आज दायरे में कारोबार हो रहा है। किशोर सर, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में आज? आई थिंक क्रूड में अभी भी आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। आज के लिए इंट्राडे बाइंग कर सकते हैं, 7050 के आसपास पे बाइंग का सलाह। ओके, ये 7050 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, वापस से आपके पास आएंगे। वंदना जी, क्या लग रहा है? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ से अनसर्टेनिटी है जो गल्फ कंट्रीज में है, दूसरी तरफ यूएस का जो स्टॉक है वो बढ़ा है। मतलब आप किस साइड प्ले करेंगी, किस खबर को ज्यादा तवज्जो देंगी आप? मुझे लग रहा है कि एपीआई ने तो दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे स्टॉक्स इन्वेंट्रीज जो हैं वो बढ़ के आएंगी। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अगर आज ईआईए का डेटा भी इसको मतलब प्रूव करता है या एक्चुअल में इन्वेंट्रीज बढ़ के आती है, एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल क्रूड जो है वो अपसाइड में ही है। आज के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन की एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं है यहाँ पे। तो 7100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी, 7000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7150 का। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार मार्केट यहाँ पे 7000 से लेके 6980 तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। ओके, नेचुरल गैस आज मजबूत है। दिनेश जी, क्या लग रहा है? 2.5% ऊपर है, 159 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? ये बास्केट में ही मुझे ओवरऑल एक तेजी का संकेत नजर आता है। मुझे लगता है कि इसमें पोजिशनल बाय किया जा सकता है। एक लंबे अरसे के बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन लेवल अब ब्रेक करता है। 160 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसको पोजिशनली बाय किया जा सकता है। 174 188 के टारगेट, 152 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है। ओके, चल आपका व्यू नेचुरल गैस पर किशोर सर? नेचुरल गैस आई थिंक अभी भी तेजी का मोमेंटम है इसमें। मैं ये सलाह देता हूँ 160 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। आई थिंक 4 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड टारगेट आपको 11 से 12 रुपए हो सकता है। अभी करंटली 6 रुपए के आसपास अवेलेबल है 160 का कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह अच्छी स्ट्रैटेजी है। वॉलेटाइल काउंटर है, ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं। ग्वार पे बताइए दिनेश जी, क्या हो रहा है ग्वार में? तेजी टिक नहीं पाई, फिर से दबाव दिख रहा है दूसरे दिन लगातार। क्या होगा अब आगे? विश्वमोहन जी, निचले स्तर से अगर देखें तो 5050 से ये 5550 के आसपास गया। 500 रुपए की इसने चाल की, लेकिन कल जो मौसम की जानकारी आई थी कि मौसम सामान्य हो सकता है और आईएमडी का जो फोरकास्ट था 102% रेनफॉल, मतलब औसत से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। तो इसी के चक्कर में थोड़ा सा सेंटिमेंट इसमें बिगड़ा है और प्राइसेस नीचे आई है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैं चाहूंगा ये करेक्टिव फेज है ग्वार का। 5367 का लेवल बहुत सटीक लेवल है मई कॉन्ट्रैक्ट का। 5367 के लेवल पर बाय करना चाहिए। दोबारा 5450 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 5315 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है। ओके, वंदना जी, अब आखिरी सवाल, मसालों पर कोई एक काउंटर बता दीजिए दिन के लिए। इसमें मुझे लग रहा है कि एक काउंटर है धनिया, जहां पे आज थोड़ा सा बाइंग जो है वो दिख सकता है, फ्रेश बाइंग इनफैक्ट आ सकती है। तो 7565 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो टारगेट होगा वो 7700 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7500 का। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना